दोपहर के 3 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे सुपर 60 की शुरुआत। पटना के गांधी मैदान में लालू की परिवर्तन रैली हो रही है। रैली में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। समर्थकों के साथ लालू मंच पर मौजूद हैं। लालू के शक्ति प्रदर्शन को देखने जुटे लोगों में खासा उत्साह है। परिवर्तन रैली के दौरान मंच पर पहुंचकर लालू ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके कुछ देर बाद उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी दिखाई दिए। दोनों को राजनीति की रफ्तार पकड़वाने के लिए इस रैली में खास तौर पर शामिल किया गया है। दोनों बेटों के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रैली में शामिल हैं। आज की परिवर्तन रैली 8 साल बाद लालू की सबसे बड़ी रैली है। रैली में शामिल होने के लिए बिहार के कई जिलों से आरजेडी समर्थक भारी तादाद में पटना पहुंचे हैं। रैली को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह है। इस रैली के लिए 1.5 करोड़ रुपए का खर्च 13 स्पेशल ट्रेनों को बुक करने के लिए किया गया है। ये ट्रेनें आरजेडी कार्यकर्ताओं लालू समर्थकों के लिए बुक की गई है। इन ट्रेनों के जरिए बिहार के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पटना लाया जाएगा। बिहार में करीब 15 साल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने शासन किया। 1990 में लालू प्रसाद बिहार के सीएम बने। उसके बाद 1994 में लालू चारा घोटाले को लेकर चर्चा में रहे। घोटाले की वजह से लालू यादव को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यूपीए 1 में लालू प्रसाद के 22 सांसद थे। अभी उनके 3 सांसद और 21 विधायक हैं। पटना के गांधी मैदान में लालू रैली कर रहे हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस रैली के बारे में पूछा गया तो वो बड़बोले लोगों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बड़बोले लोगों पर मैं कुछ नहीं बोलता, ये कहकर चलते बने। जिसको जो मन में आता है बोलता रहता है। जी क्या जिसको जो मन में आता है बोलता रहता है। जी क्या परिवर्तन रैली को लेकर लालू पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार अभी विकास की दौड़ में है। क्या लालू परिवर्तन करके उसे अपने शासन की तरह पीछे ढकेलना चाहते हैं? डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई राजा भैया से पूछताछ कर रही है। पूछताछ करीब 11:15 बजे शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उनसे पूछा, परवीन आजाद ने आपका नाम क्यों लिया? सीबीआई ने पूछा कि जियाउल हक से उनके कैसे रिश्ते थे। सीबीआई के समन के मुताबिक राजा भैया ठीक वक्त पर कुंडा में सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए थे। इसी साल 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी जियाउल हक की भी संदिग्ध हालत में हत्या हो गई थी। इस तिहरे हत्याकांड में शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने गुलाब चंद कटारिया का बचाव किया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर पर भी उंगली उठाई। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई। जिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमारे राजस्थान के लीडर अपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया को इंडाइट किया गया है, और मैं यह मानता हूं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और उसमें गुलाब चंद जी कटारिया का जो नाम आया है वो पूरी तरह से तथ्यों से परे है। और यह मैं मानता हूं कि इसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष भाव से इसे किया गया है।
बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कटारिया के मुद्दे पर कहा कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, इसका भरोसा नहीं है। सीबीआई और उसके अधिकारी अब ईमानदारी से तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं करेंगे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कटारिया का नाम है। एनकाउंटर के वक्त कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री थे। ऐसा बताया जा रहा है कि एनकाउंटर मामले में जेल में बंद राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई पूछताछ में कटारिया का नाम लिया है। अधिकारियों ने सीबीआई के सामने कबूल किया है कि सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में कटारिया ने ही उन्हें निर्देश दिए थे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आईना दिखाओ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मुंबई में 1993 के बम धमाकों के दौरान हथियार रखने के दोषी पाए गए संजय दत्त कल मुंबई स्पेशल कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे। उन्होंने यरवदा जेल में सरेंडर करने की अर्जी वापस ले ली है। संजय दत्त ने मंगलवार को टाडा कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें मुंबई की विशेष अदालत के बजाय सीधे यरवदा जेल में सरेंडर करने की इजाजत दी जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर के लिए और मोहलत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 1993 के मुंबई विस्फोट कांड के मामले में 3.5 साल कैद की सजा काटनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पुलिसगिरी के निर्माता की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें संजय दत्त को सरेंडर के लिए और वक्त देने की मांग की गई थी, जिससे वो अपनी 2 फिल्मों की शूटिंग पूरी कर सके। इसी फिल्म की प्रमोशन के लिए और वसूली पिक्चर कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी थी, जो आज खारिज हो गई। आगे कैसे? अभी देखते हैं, स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है और अच्छी पिक्चर है तो डेफिनेटली एक कलाकार सामने होता है तो प्रमोशन के अंदर बहुत मदद मिलती है। अभी हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा प्रमोशन कैसे। करगिल युद्ध के बाद वाजपेयी मुशर्रफ के साथ आगरा में बातचीत के टेबल पर क्यों बैठे, इस पर वाजपेयी के पूर्व सलाहकार अशोक टंडन ने इंडिया न्यूज पर किया है बड़ा खुलासा। टंडन ने कहा कि करगिल युद्ध के बाद हुई यह बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच थी, न कि वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच। टंडन ने यह खुलासा इंडिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में किया। अब वाजपेयी जी ने ये जो आश्वासन दिया कि हम कारगिल के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे, ये 2 मुल्कों के बीच में था। वाजपेयी के पर्सनली नवाज शरीफ को नहीं था, लेकिन हमारे लिए इतिहास ये बताता है कि थोड़े दिन बाद नवाज शरीफ साहब का तख्ता पलट गया और जनरल मुशर्रफ बन गए राष्ट्रपति। अब एक देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने ये आश्वासन दिया हुआ था कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, तो क्या हम नवाज शरीफ को दिया हुआ आश्वासन मुशर्रफ के साथ नहीं निभाते? इसीलिए हमारी तरफ से आगरा समिट भारत और पाकिस्तान के बीच में समिट हुई थी। अशोक टंडन ने यह भी साफ किया कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने वाजपेयी को भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान करगिल को बिना शर्त खाली करेगा, लेकिन पाकिस्तान की जग हसाई न हो, इसलिए भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, तो नवाज शरीफ ने ये कहा कि कम से कम हिंदुस्तान हमारे साथ बातचीत का सिलसिला तो जारी रखे। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वहीं से वाजपेयी जी को फोन किया और कहा कि देखिए, पाकिस्तान की फौज कारगिल से हटने को तैयार हो गई है, वो आपसे केवल एक आश्वासन मांगते हैं कि कारगिल से हटने के बाद आप फिर से एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कम से कम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। इसका आश्वासन अगर आप देते हैं तो कारगिल से फौज हटने को तैयार है।
इसी प्रोग्राम में टंडन ने आगरा बातचीत के लिए तैयार की गई जमीन की एक सच्चाई का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि क्यों पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम शरीफ भागते भागते वॉशिंगटन पहुंचे और कैसे वाजपेयी ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। कारगिल के बाद या कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसको पहले हम समझ लें। कारगिल का जब हमला हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वाजपेयी जी को और मियां नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाया था। वाजपेयी जी ने यह कहकर मना कर दिया जाने का कि हमने कोई हमला नहीं किया है, हमने तो काउंटर अटैक भी नहीं किया है, इसलिए हम तो वाशिंगटन आएंगे नहीं। तो मियां नवाज शरीफ वाशिंगटन गए थे, ब्लेयर हाउस में मीटिंग हुई थी, वहां पर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी शामिल थे। उस समय दोनों ने दबाव डालकर नवाज शरीफ को कहा कि आपको कारगिल से हटना पड़ेगा। तो वहीं से नवाज शरीफ साहब ने अपने जनरल से बात की और ये कहा, मतलब परवेज मुशर्रफ, बिल्कुल परवेज मुशर्रफ से बात की और वापिस उन्होंने क्लिंटन को ये कहा कि देखिए मैं और मेरी फौज कारगिल से हटने को तैयार है, लेकिन हमें भारत की तरफ से भी थोड़ा सा तो कुछ आश्वासन चाहिए। राजस्थान दौरे पर गए राहुल गांधी को बीकानेर में कांग्रेस की बैठक बीच में ही खत्म करनी पड़ी। बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी फूट देखने को मिली। नेताओं ने बीच में ही राहुल की मौजूदगी में तूतू-मैं शुरू कर दी। राजस्थान दौरे के पहले चरण में वो बीकानेर में हैं, जबकि इसके बाद कल जयपुर में होंगे। राहुल के दौरे का मकसद 2013 विधानसभा और 2014 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लेना है। ₹90 लाख की दलाली के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से इस हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ की सारी तैयारी कर ली गई है। बस बंसल के चंडीगढ़ से दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले सीबीआई सोमवार को रेल भवन पहुंची, वहां 2 अधिकारियों से पूछताछ की और पिछले 3 साल में हुए तबादले, प्रमोशन और निविदा से संबंधित फाइलें अपने कब्जे में ले ली। एक तरफ सीबीआई पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर मामले में खुलासे भी होते जा रहे हैं। बंसल के भांजे सिंगला ने महेश कुमार से कहा था कि इससे कम दोगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। यह रकम 10 करोड़ मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बातचीत के ऑडियो टेप में सिंगला ने महेश कुमार को भरोसा दिलाया था कि उन्हें मन मुताबिक पोस्टिंग मिल जाएगी। इन अहम जानकारियों का खुलासा घूसकांड के आरोपियों की बातचीत इंटरसेप्ट करने के बाद हुआ। इसमें कई बार पवन बंसल का नाम लिया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर फिर हड़ताल पर चले गए हैं। बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा न मिलने से नाराज ये डॉक्टर पहले भी हड़ताल पर गए थे। अपनी मांग न माने जाने पर कल उन्होंने फिर हड़ताल पर जाने का फैसला किया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नेवी में सेक्स स्कैंडल के एक और मामले ने हड़कंप मचा दिया है। नेवी के एक अफसर की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे जबरन दूसरे अफसरों के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। पीड़ित महिला ने ए.के. एंटनी से मिलकर उन्हें पूरा मामला बताया। ए.के. एंटनी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।